एक हिंदुस्तानी लड़का अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ सऊदी अरब काम करने जाता है। तभी उसके पत्नी के ऊपर उस शेख की नज़र पड़ जाती है। वो दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि उस शेख की उस पे से नज़र ही नहीं हट रहा था। फिर एक दिन वो लड़का काम करके रात को जब अपने कमरे पर पहुंचता है तो उसकी पत्नी वहां से गायब हो चुकी थी। फिर जब अगल बगल में पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि कोई शेख आया था एक बड़ी सी गाड़ी में, और वह अपने साथ तुम्हारी पत्नी को लेकर गया है। यह सुनकर लड़का जो होता है वह घबरा जाता है, और घबरा कर वह अपने मैनेजर जगन राव को फोन लगाता है। तो जगन राव जो उसे बताता है वह सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, जगन राव उससे कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जो पत्नी है वह हमारे जो मालिक हैं शेख साहब उनके साथ उनके बंगले पर है, और तुम निश्चिंत रहो। जब हमारे शेख साहब का मन भर जाएगा तो तुम्हारी जो पत्नी है वो सकुशल तुम्हारे घर लौट आएगी। तुम्हें चिंता करने की जरा भी आवश्यक नहीं है। उसके बाद वो शेख उसके साथ ऐसा काम करता है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आपसे वही हमेशा अपील रहती है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने राय कमेंट में लिखें। तो दोस्तों, ये घटना है राजस्थान के मुसौली गांव का। उसी गांव में एक लड़का अरविंद कुमार दुबई में इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, और उसे वहां काम करते करते 12 साल हो चुके थे, और वो एक ही कंपनी में काम कर रहा था। धीरे धीरे उसने तरक्की की और एक साधारण वायरमैन से शुरू करके अब वह उसी कंपनी में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर बन गया था। ये कंपनी नई नई बड़ी इमारतें बनाती थी, और उसी कंपनी में होने वाले सारे इलेक्ट्रिक वर्क सुपरविजन अरविंद कुमार ही किया करता था। अब अरविंद की उम्र करीब 30 साल हो चुकी थी। 12 साल की मेहनत और लगन से उसने दुबई में अपनी पहचान बनाई थी। लेकिन अब उसके दिल में एक खालीपन सा था, एक अकेलापन जो उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। गांव में उसके माँ बाप थे जो उम्रदराज हो चुके थे। जब भी फोन पर बात होती, माँ हमेशा शादी की बात छेड़ देती। बेटा, अब तो तेरी उम्र भी हो चली है, कब तक अकेले रहेगा? अरविंद पहले तो टाल देता था, लेकिन अब वो खुद भी सोचने लगा था कि हाँ, अब जिंदगी को किसी के साथ बांटने का वक्त आ गया है। आखिरकार जब माँ बाप ने जोर दिया तो अरविंद भी मान गया। बोला, ठीक है माँ, अब तुम जिस लड़की को ठीक समझो मैं उससे शादी के लिए तैयार हूं। फिर क्या था, गांव में ही उसके माँ बाप ने एक लड़की देखी, एक सीधी सादी और बहुत ही खूबसूरत लड़की, जो अरविंद के लिए एकदम उपयुक्त सही थी। अब अरविंद कुमार जो होता है आ पहुंचता है भारत 1 महीने की छुट्टी लेकर के, और छुट्टी लेकर के आने के बाद उसकी जो सगाई होती है, और सगाई होने के बाद उसकी शादी की तारीख भी तय हो जाती है। दोस्तों, 20 दिन के अंदर ही शादी होनी थी, क्योंकि 1 महीने के बाद अरविंद कुमार को वापस लौट करके दुबई जाना था, क्योंकि दुबई में दोस्तों जो लोग काम करते हैं उन्हें साल में सिर्फ 1 महीने की ही छुट्टी मिलती है। इससे ज्यादा की छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में अरविंद कुमार के लिए जो लड़की देखी गई थी, उस लड़की का नाम नीलिमा था। वो मुसौली के पास के एक गांव की रहने वाली थी और 12वीं तक पढ़ी हुई थी, लेकिन लड़की देखने में काफी ज्यादा सुंदर थी। दोस्तों, उस लड़की के माँ बाप ने यही सोचकर अपनी बेटी का रिश्ता अरविंद कुमार के साथ किया था कि अरविंद कुमार दुबई में रहता है और अच्छा खासा कमा लेता है। शादी का दिन आता है और अरविंद कुमार के साथ नीलिमा की शादी हो जाती है। दोस्तों, शादी के बाद अरविंद कुमार करीब 20 दिन तक नीलिमा के साथ अपने घर पर ही भारत में रहता है। वो दोनों साथ में कुछ यादगार और सुनहरे पल बिताते हैं। लेकिन फिर वो दिन भी आ जाता है जब अरविंद कुमार को वापस विदेश अपनी नौकरी पर जाना होता है। अरविंद कुमार को दुबई अपनी नौकरी पर लौटना पड़ता है, जबकि नीलिमा यहीं भारत में रहने वाली थी। बुझे मन से भारी दिल के साथ नीलिमा अरविंद को विदा करती है। अरविंद दुबई पहुंचता है और वहां अपने काम में फिर से व्यस्त हो जाता है। इसी तरह धीरे धीरे 3 महीने बीत जाते हैं। इन 3 महीनों में अरविंद और नीलिमा दिन रात एक दूसरे से फोन पर जुड़े रहते हैं, बात करते हैं, अपनी भावनाएं साझा करते हैं और एक दूसरे को बहुत याद करते हैं। दोनों को एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार और एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव हो चुका था। दोस्तों, दिन गुजारने मुश्किल हो रहे थे। नीलिमा जो थी वह दिन रात रोया करती थी। अरविंद कुमार उसे खूब समझाया था, लेकिन नीलिमा जो थी वह समझने को तैयार नहीं थी। उसके माँ बाप भी जो थे वह अरविंद कुमार से कहते कि बेटा कुछ कर, किसी भी तरह से इसे यहाँ से ले जा अपने साथ,
वरना यह तो रो रो कर मर ही जाएगी। अरविंद कुमार भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन अरविंद कुमार जानता था कि नीलिमा को यहां पर लेकर के आना इतना आसान नहीं था। उसके बाद अरविंद कुमार एक बहुत बड़ा फैसला करता है। वह तय करता है कि अब वो दुबई की नौकरी छोड़ देगा। उसने वहां 12 साल काम करने के बाद जो भी रुपया कमाया था, वह सारा रुपया लेकर के वह अपने भारत देश चला जाएगा और वहां पर जाने के बाद कुछ भी छोटा मोटा काम धंधा कर लेगा। इसी बहाने कम से कम अपने परिवार के और अपने पत्नी के साथ तो रह पाएगा। और ये बात जब जाकर वह अपने कंपनी के मैनेजर से बात करता है, मैनेजर भी एक भारतीय था, वह भी साउथ इंडियन था, उसका नाम था जगन राव। और जगन राव जो होते हैं वो अरविंद कुमार से कहता है, ठीक है, अगर तुमने इतना बड़ा फैसला कर ही लिया है तो मैं इस बारे में हमारे कंपनी के मालिक से बात करता हूं। ऐसा कहता है जगन राव। पर लंबे समय से काम कर रहा होता है और अरविंद कुमार का अच्छा दोस्त है, सीधा पहुंचता है अपने मालिक के पास। वो मालिक एक शेख होता है, वही शख्स जो उस बड़ी कंपनी का मालिक है जिसमें अरविंद काम करता है। जगन राव शेख साहब से विनम्रता से कहता है, मालिक, एक जरूरी बात है। हमारे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का जो सुपरवाइजर है अरविंद कुमार, उसने अब वापस अपने देश जाने का फैसला किया है। उसने यहां 12 साल काम किया है और अब वो अपने परिवार के पास लौटना चाहता है, भारत देश जाना चाहता है। तो इस पर जो शेख होता है कहता है, तो ठीक है, जाने दो, उसकी जगह किसी और को रख लेंगे। लेकिन जो मैनेजर था वो शेख से बोलता है, जो अरविंद कुमार है वो 12 सालों से हमारे कंपनी में काम कर रहा है, वो अपने काम की एक एक बारीकी जानता है और उसकी वजह से हमारी कंपनी को काफ़ी फायदा भी होता है। वो ईमानदार भी है और उसके जगह किसी और को रखेंगे। उसे पहले काम समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा और पता नहीं वो किस प्रकार का व्यक्ति निकले। तो इस पर शेख कहते हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूं, कोई रास्ता है तो तुम बताओ। तो इस पर जगन राव जो होते हैं वो उस अरविंद कुमार की समस्या जो होती है वो शेख साहब के सामने रखते हैं कि उसको यहां से जाने का मुख्य जो कारण है वो उसकी पत्नी है। तो कहता है कि वो अपनी पत्नी को यहां तो ला सकता नहीं, क्योंकि अरविंद कुमार जगन राव शेख साहब को आगे समझाता है, मालिक, जो काम अरविंद करता है वो लेबर कैटेगरी में आता है और यहां जो भी लेबर कैटेगरी में आता है उसे अपनी फैमिली या बीवी को साथ लाने की इजाज़त नहीं मिलती। न कंपनी के रूल्स में ये अनुमति है, न ही यहाँ की सरकार के कानून और क्राइटेरिया में ये संभव है। वो आगे कहता है, बस इसी वजह से अरविंद बहुत परेशान है। उसका मन अब यहाँ नहीं लग रहा। वो अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, इसलिए उसने हमेशा के लिए भारत लौटने का फैसला किया है। दोस्तों, तो इस पर जो मालिक होते हैं शेख साहब, वो कहते तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई रास्ता है? तो जो जगन राव होते हैं वो कहते, सर एक रास्ता है, अगर हम अपनी कंपनी की ओर से अरविंद कुमार का एक सर्टिफिकेट बना दें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, तो सर उसके डॉक्यूमेंट क्लियर हो सकते हैं और रास्ता बन सकता है कि वह अपनी पत्नी को यहाँ पर लेकर के आ जाए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शेख जो होता है वो उस बात के लिए तैयार हो जाता है, कहता है ठीक है, कर दो। जगन जो होता है अरविंद कुमार से इस विषय में बात करता है। तो अरविंद कुमार बहुत खुश होता है कि अब तो रास्ता ही साफ है, समस्या का हल ही हो गया। अब वो नीलिमा को यहाँ ला पाएगा, अपने साथ रख भी पाएगा, नौकरी भी कर लेगा उसका। वो सर्टिफिकेट बनवा दिया जाता है और उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम होती नहीं, नीलिमा का वीज़ा बनवाया जाता है और उसके बाद अरविंद कुमार जो होता है वो नीलिमा को जा कर के अपने साथ ले आता है। दोनों खुशी खुशी रह रहे होते हैं। एक दिन ऐसे ही ऑफिस में जब अरविंद कुमार आकर के पहुंचता है तो जो जगन राव जो मैनेजर होते हैं वो कहते हैं, अरविंद कुमार कैसी चल रही है तुम्हारी मैरिड लाइफ? तो अरविंद कुमार कहता है, सर बहुत अच्छी चल रही है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप ना होते तो शायद मैं आज यहाँ ना होता। तो इस पर जगन राव जो होते हैं कहते हैं, ऐसा ही कोरा कोरा शुक्रिया अदा करोगे यार, पार्टी तो बनती है। इस पर अरविंद कुमार कहता है, सर आपके लिए तो जान हाजिर है, आप जब कहेंगे पार्टी हो जाएगी। वो तो आप बताइए कब चले होटल? तो इस पर जो जगन है कहते हैं, यार होटल का तो दिन रात खाते ही रहते हैं, मैं तुम तो जानते हो मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ, मेरी तो कोई फैमिली है नहीं, तो होटल का खा खा के तो हम बोर हो गए हैं। हम तो घर का खाना खाना चाहते हैं, और वो भी तुम्हारे घर पे तुम्हारी वाइफ के हाथों का बना खाना, इसी बहाने तुम्हारी वाइफ को भी देख लेंगे। अरविंद कुमार जो होता है उसे इस बात में कोई आपत्ति नज़र नहीं आती। वो कहता है, बिल्कुल सर, अगले वीकेंड का मतलब संडे को हॉलीडे होता है, तो संडे की प्लानिंग की जाती है।
अरविंद कुमार आकर के अपनी पत्नी को सब बताता है। उसकी पत्नी भी खुश हो जाती है और उसके बाद संडे को अरविंद कुमार और उसकी पत्नी नीलिमा दोनों खुशी खुशी डिनर के लिए अपने सब खाना वाना बनाना, सामान लाना तैयारी करता है। अरविंद कुमार और शाम को रात को 8 बजे करीब जो उनके मैनेजर होते हैं जगन राव अपने 2 साथियों के साथ आकर के पहुंचते हैं अरविंद कुमार के कमरे पर। और उसके बाद में अरविंद कुमार जो था वह शराब भी ले आया था। उसके बाद में शराब का दौर चलता है। वहाँ तो ये सब चीज़ें आम हैं दोस्तों, शराब पीते हैं। उसके बाद में डिनर का प्रोग्राम होता है, डिनर किया जाता है और इसी प्रकार से रात के वहाँ पर 10 बज जाते हैं। इसके बाद जब जाने का समय आता है तो जगन राव जो होते हैं वह कहते हैं, अरे भाई अरविंद कुमार, कम से कम अपनी पत्नी से मिलवाओ, हमने तो उन्हें देखा भी नहीं। अरविंद कुमार जो होता है वह अंदर जाता है और नीलिमा से कहता है कि आओ, तुमसे मिलना चाहते हैं। नीलिमा जब निकलकर कमरे में सामने आती है दोस्तों, जगन राव जब उसे देखता है तो देखता रह जाता है। दोस्तों, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था कि अरविंद कुमार जैसे लड़के को इतनी सुंदर लड़की कैसे मिल सकती है। और वो कहता कुछ नहीं, अपने जेब से शगुन के तौर पर कुछ रुपए निकालकर कि वो नीलिमा के हाथ पर रख देता है। और उसके साथ जो 2 साथी आए थे वो भी यही करते हैं, जगन राव को देखा देखी। और उसके बाद वो वहाँ अरविंद कुमार को कहता है कि अरविंद कुमार, तुम सही में बहुत लकी हो जो तुम्हें इतनी सुंदर पत्नी मिली, काश हमारी भी किस्मत ऐसी होती। अरविंद कुमार को थोड़ा सा अटपटा सा लगता है लेकिन वो बस स्माइल करके रह जाता है। और उसके बाद जगन राव और वो दोनों सहयोगी वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन से डेली रूटीन फिर से उसी प्रकार से शुरू हो जाती है। इधर कुछ दिनों बाद जब जगन राव जो था वह अपने मालिक के साथ, शेख साहब के साथ मीटिंग में बैठा होता है और किसी तरीके से अरविंद कुमार की वहाँ चर्चा निकल जाती है। तो चर्चा में जो जगन राव होता है वो शेख को बताता है कि सर, हम उस दिन अरविंद कुमार के घर पर गए थे खाना खाने के लिए, डिनर पार्टी के लिए। और सर क्या बताऊं आपको, अरविंद कुमार की पत्नी को जब मैंने देखा तो देखता रह गया, इतनी सुंदर उसकी पत्नी है। ऐसी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, पता नहीं अरविंद कुमार को कैसे मिल गई। तो शेख होता है उसका मालिक, वो कहता है अच्छा ये बात है तो हमें भी तो दीदार कराओ ज़रा चांद का। और उसके बाद जगन राव कहता है हाँ सर, क्यों नहीं, मैं अरविंद कुमार से बोलता हूँ। और उसके बाद जगन राव जो होता है बाहर आकर के अरविंद कुमार को फ़ोन लगाता है और अरविंद कुमार से कहता है कि अरविंद कुमार देखो, ऐसा है कि इस संडे को हम तुम्हारे घर पर फिर से पार्टी होगी और इस बार तुम जानते हो कौन आएगा। अरविंद कुमार कहता है कौन सर। तो कहता है हमारे मालिक, हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर शेख साहब खुद तुम्हारे घर पर डिनर करने के लिए आने वाले हैं। अरविंद कुमार को समझ नहीं आता कि वो खुश हो, क्योंकि वो तो शॉक्ड था। वो कहता है सर ऐसा कैसे सर, अचानक से मेरे घर पर आने का कैसे सोच रहे हैं। वो कहते हैं कि बस सोच रहे हैं, मैंने बताया था उन्हें कि तुम्हारे घर पर हमने डिनर पार्टी की और तुम्हारी पत्नी जो है काफ़ी सुंदर है। अरविंद कुमार कुछ नहीं कहता, ओके कहकर फ़ोन काट देता है। लेकिन अरविंद कुमार को कुछ अटपटा सा महसूस हो रहा था कि शेख जो है क्या सिर्फ उसकी पत्नी को देखने के लिए ही घर पर आ रहा है, या बात कुछ और है। क्योंकि वहाँ के बारे में बहुत सी उल्टी सीधी बातें अरविंद कुमार ने सुन रखी थी, जो दोस्तों जो आए दिन वहाँ पर घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन अरविंद कुमार कुछ नहीं कर सकता था। अरविंद कुमार को मजबूरी में संडे को फिर से पार्टी की प्लानिंग करनी पड़ती है और रात को आकर के पहुंचते हैं शेख साहब, और शेख साहब के साथ में होता है जगन राव। और उसके बाद वही पीने का दौर चलता है, खाने का दौर चलता है। और जब भी कुछ सर्व करने के लिए नीलिमा वहाँ आया करती थी तो जो शेख साहब होते हैं वो आंखें फाड़ फाड़ कर सिर्फ और सिर्फ नीलिमा को ही घोरे जा रहा था। और उसके बाद वो अपने पॉकेट से कुछ एक डब्बी निकालता है और वो डब्बी निकालकर मुंह दिखाई के तौर पर नीलिमा के हाथ पर रख देता है दोस्तों। और उस डिब्बी को जब खुल के देखा जाता है तो उसमें एक अंगूठी थी जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही थी। वो देखकर अरविंद कुमार आश्चर्य हो जाता है और अपने मालिक से कहता है सर इसकी क्या ज़रूरत थी। तो शेख साहब जो होते हैं कहते हैं ये हम अपनी खुशी से दे रहे हैं और तुम्हें नहीं दे रहे हैं, हम नीलिमा को दे रहे हैं। अरविंद कुमार चुप रह जाता है, नीलिमा को भी चुपचाप वो गिफ्ट एक्सेप्ट करना पड़ता है। और उसके बाद शेख जो होता है वो वहाँ से चला जाता है जगन राव के साथ। इस घटना को अभी 3 ही दिन गुजरे थे।
दोस्तों, लेकिन 3 दिन के बाद ऐसा कुछ होता है कि अब जो अरविंद कुमार की ड्यूटी थी वो जिस शहर में अरविंद कुमार रहता था उससे काफ़ी दूर दूर उसे भेजा जाने लगा था। इस बात से अरविंद कुमार खुद आश्चर्यचकित था कि मुझे दूर दूर के साइट्स पर क्यों विजिट करने के लिए डेली डेली भेजा जा रहा है। लेकिन वो उसका काम था और वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था। इस रोज़ की तरह आज भी अरविंद कुमार सुबह अपने घर से निकला था। उसे आज भी दूर के साइड पर जाना था और जब वो वहां जाकर के पहुंचता है तो दोपहर में अरविंद कुमार के घर की डोर बल बजती है और जब जाकर के नीली माँ दरवाज़ा खोलती है तो वो चौंक जाती है क्योंकि सामने अरविंद कुमार का मालिक शेख वो सामने खड़ा था। और तभी शेख नीलिमा को देखकर हल्की सी मुस्कान देता है। नीलिमा थोड़ी हैरानी से पूछती है, अरे सर, आप यहाँ कैसे? वो तो घर पर नहीं है, काम पर गए हुए हैं। इस पर शेख मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, मुझे पता है कि वो काम पर गए हैं। फिर बिना कुछ कहे शेख सीधे अंदर आ जाता है और जाकर सोफे पर बैठ जाता है। नीलिमा थोड़ी असहज महसूस करती है लेकिन कुछ कहती नहीं। वो धीरे धीरे अंदर चली जाती है और अंदर जाकर तुरंत से अरविंद कुमार को फ़ोन लगाती है और अरविंद कुमार को फ़ोन लगाकर कहती है कि आप कहाँ पर हो? आपके जो मालिक हैं साहब, वो घर पर आकर के यहाँ बैठे हुए हैं। अरविंद कुमार एकदम शॉक्ड हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसा क्यों। वो कहती है, तुम जल्दी से आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरविंद कुमार उससे कहता है कि नीलिमा, मैं इस वक्त घर से बहुत दूर हूं, मुझे आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा, लेकिन फिर भी मैं अभी निकल रहा हूं और मैं 1 घंटे में आकर के तुम्हारे पास पहुंचता हूं। नीलिमा, जो काफ़ी डरी हुई थी, वो पानी लेकर के जाती है। शेख उस वक्त वहीं बैठा हुआ होता है और उसके बाद शेख जो है वो नीलिमा से कुछ बातें करने लगता है और नीलिमा सिर्फ गर्दन झुकाए सुन रही थी। शेख नीलिमा से क्या कह रहा था ये आपको बाद में पता चलेगा दोस्तों। 1 घंटे के बाद अरविंद कुमार जब घर आकर के पहुंचता है तो घर पर वो नीलिमा को नदरत पाता है। घर पर नीलिमा इस वक्त मौजूद नहीं थी और जब अगल बगल में वो पूछता है तो एक जगह से उसे पता चलता है कि एक बड़ी सी गाड़ी आई थी, उसमें एक शेख आया था और वह तुम्हारे घर पर गया। और उसके बाद नीलिमा जो है उस शेख के साथ उस गाड़ी में बैठ कर के रवाना हो गई। अरविंद कुमार के तो हाथ पांव फूल चुके थे दोस्तों। अरविंद कुमार को जिस बात का डर था शायद वही हुआ था। अरविंद कुमार को यह अंदेशा पहले से ही था कि कहीं ऐसा ना हो जाए। उसके बाद वह घबराते हुए कांपते हाथों से अपने मैनेजर को फ़ोन लगाता है, जगन राव को। जगन राव फ़ोन उठाता है और जब अरविंद कुमार उसे बताता है तो जगन राव भी शॉक्ड हो गया था दोस्तों, क्योंकि जगन राव को भी इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जगन राव जो होता है अरविंद कुमार से कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम घबराओ मत, मैं अभी 10 मिनट में तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। और उसके बाद जगन राव जो होता है वो अपने मालिक को फ़ोन लगाता है। आखिर था वो भी नौकर ही शेख का। डरते डरते वह मालिक को फ़ोन लगाता है और अपने मालिक से पूछता है, सर, क्या अरविंद कुमार की पत्नी नीलिमा इस वक्त आपके साथ है? तो शेख कहता है, हाँ, वो इस वक्त हमारे साथ हमारे विला पर मौजूद है। तो इस पर जो जगन होता है कहता है, सर, तो आप वो वहाँ पर कब तक रहेगी? इस पर शेख जो होता है वह जगन से कहता है कि कम से कम 3 दिन तो रहेगी ही रहेगी। जगन राव इससे आगे कुछ नहीं कह पाता। उसके बाद वो कुछ बुझे मन से धड़कते दिल से फ़ोन लगाता है अरविंद कुमार को और अरविंद कुमार से कहता है कि अरविंद कुमार, तुम घबराओ मत, 3 दिन के बाद नीलिमा अपने आप घर पर लौट आएगी। इस पर अरविंद कुमार जो है उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो जगन से कहता है कि आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया, ये सब कुछ आपका किया दर है, इसमें आपका ही हाथ है, ये सब कुछ आपने किया है। जगन जो होता है वो अरविंद कुमार से कहता है, अरविंद कुमार, मेरे भाई, मेरा विश्वास करो, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मुझे नहीं पता था, मुझे तो तुमसे ही पता चला कि नीलिमा के साथ ऐसा कुछ हुआ है। इस पर अरविंद कुमार जो होता है वो कहता है, मैं अभी थाने जाऊंगा, पुलिस स्टेशन जाऊंगा और जाकर के कंप्लेंट दर्ज कराऊंगा। जगन उसे कहता है, ऐसे करने की गलती भी मत करना। अरविंद कुमार, पराए देश में, उन्हीं के देश में तुम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। और भूलो मत कि तुम यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ जो रह रहे हो, तुम एक फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए से अपनी पत्नी को यहाँ ला पाए हो और रह रहे हो। और अगर तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट और पुलिस केस हो गया, अरविंद कुमार, तो जिंदगी भर जेल में सड़ोगे, तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा, तुम दोनों की कोई खोज खबर भी नहीं ले पाएगा, ऐसे गायब हो जाओगे। अरविंद कुमार जो होता है डर जाता है, उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे।
वो रोने के अलावा और कर भी क्या सकता था। वो रो रो कर 3 दिन काटता है दोस्तों, और 3 दिन के बाद नीलिमा जो होती है वो वापस घर आ जाती है। और घर आने के बाद वह घर में जब अरविंद कुमार को सामने देखती है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। आकर के अरविंद कुमार से लिपट जाती है और दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं। और उसके बाद नीलिमा जब थोड़ी शांत होती है तो वो नीलिमा जो अरविंद कुमार को बताती है, वह सुनकर अरविंद कुमार का कलेजा कांप जाता है दोस्तों। अरविंद कुमार को नीलिमा बताती है कि मेरे साथ 3 दिन तक उस शेख ने इतनी दरिंदगी की है। तुम यकीन नहीं करोगे, 3 दिनों तक उसने मुझे तक नहीं पहनने दिए। और 3 दिनों तक रह रहकर रुक रुक कर वो दिन रात मेरे साथ बस बर्बरता करता रहा, जैसा उसका मन चाहा वैसे करता रहा। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। अभी भी मेरे वो सब मैं सोचती हूं तो मेरा कलेजा कांप जाता है। मुझे कुछ भी हो, किसी भी प्रकार से तुम बस यहां से ले चलो, नहीं रहना। इस नर्क में लोगों के लिए स्वर्ग है, लेकिन इस स्वर्ग में जो नर्क है वो मैंने भोगा है, वो मैं जानती हूं। अरविंद कुमार कहता है, मैं भी यहां नहीं रहना चाहता। नीलिमा तुम चिंता मत करो, हम जल्द ही यहां से निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अरविंद कुमार जो सोच रहा था वैसा कुछ भी होने वाला नहीं था। अभी उसके बाद अरविंद कुमार किसी तरीके से कंपनी से अपने पैसे निकालने के जुगाड़ में लगा हुआ था। 4 से 5 लाख उससे कंपनी में जमा थे। वो मैं कहता है जगन राव से कि मुझे पैसों की आवश्यकता है, मेरा वो फंड रिलीज कर दो। वो कहता है मैं मालिक से बात करूंगा। लेकिन जब वो अपने मालिक से बात करता है तो मालिक कुछ ना कुछ अड़चन बता के वो सेक उस पैसे को रिलीज करने से जगन को रोक देता है और कहता है कि अभी जगन तुम समझते हो, अभी हमारा मन नहीं भरा है। जब हमारा मन भर जाएगा उस दिन वो पैसे रिलीज करना, और उसके बाद अरविंद कुमार जो चाहे वह कर सकता है, जहां जाना चाहे वह जा सकता है। तुम तो जानते हो जगन कि हमें उसे शादी नहीं करनी। जब हमारा मन भर जाएगा तो हम खुद ही उसे आज़ाद कर देंगे। जगन जो होता है ये सुन करके कुछ नहीं कहता, वापस आ जाता है और अरविंद कुमार को फ़ोन लगाकर कहता है कि अरविंद कुमार अभी कुछ समय और लगेगा। इससे ज़्यादा उसने कुछ नहीं बताया था। लेकिन दोस्तों, 3 दिन के बाद फिर से गाड़ी आती है और मजबूरन नीलिमा को जाना पड़ता है। नीलिमा मजबूर इसलिए थी क्योंकि जिस दिन वो शेख नीलिमा के पास आकर कर घर में बैठा था तो उसने नीलिमा से यही कहा था कि अगर मेरी बात तुमने नहीं मानी तो तुम्हारे पति को मार दिया जाएगा, उसकी लाश तक तुम्हें नहीं मिलेगी, और उसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा जिंदगी भर यहाँ पर तुम मेरी गुलाम बनकर रह जाओगी, और फिर तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम जानती नहीं। इसलिए तुम्हारा और तुम्हारे पति का भला इसी में है कि जैसा जैसा मैं कहता हूं वैसे वैसे करते जाओ तो कुछ ही दिनों में तुम आज़ाद हो जाओगी, और तुम्हें रुपयों से इतना माला माल कर दूंगा कि तुमने सपने में भी इतना पैसा देखी नहीं होगी। और दोस्तों, वो चुपचाप नीलिमा उस दिन उस गाड़ी में बैठ करके रवाना हो जाती है और अरविंद कुमार बहती आंखों से सिर्फ और सिर्फ देखता रह जाता है। कोई पति इतना विवश हमारे देश में कभी नहीं हो सकता दोस्तों, लेकिन परदेश में वो एक पति इतना ज्यादा विवश था जो इस वक्त अपनी पत्नी को किसी और गैर मर्द के पास मजबूरी में जाते हुए सिर्फ और सिर्फ देख सकता था और रोक नहीं सकता था। सिवाय रोने के उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था दोस्तों। और इसके बाद जब नीलिमा जाती है तो वह 1 हफ्ते तक नीलिमा वापस नहीं आती, और 1 हफ्ते के बाद जब नीलिमा वापस आती है दोस्तों तो नीलिमा चलने की भी हालत में नहीं रहती। इस तरीके से उसके साथ बर्बरता की गई थी। वो फिर से घर पर आती है और अरविंद कुमार के साथ रोने लगती है। अरविंद कुमार फिर से फोन लगाता है जगन राव को और जगन राव से कहता है कि प्लीज मुझसे एक बार मिलो। जगन राव आकर के मिलता है अरविंद कुमार से, और जब नीलिमा की हालत देखता है तो उसके भी आंखों से आंसू बह निकलते हैं दोस्तों। और उसके बाद जगन राव कहता है, देखो अरविंद कुमार, कहीं ना कहीं इस घटना का जिम्मेदार मैं ही हूं। काश मैंने यह रास्ता ना सुझाया होता कि तुम अपनी पत्नी को यहां ले आओ। और दूसरी सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि काश मैंने तुम्हारी पत्नी की तारीफ अपने मालिक शेख के आगे नहीं की होती और उसे तुम्हारे घर तक आने ना दिया होता, तो शायद आज ये सब कुछ जो हो रहा है ये ना होता। और गलती मुझसे हुई है, इसका जिम्मेदार मैं हूं। इसका रास्ता भी मैं ही निकालूं, भले ही उसके लिए मुझे नौकरी से ही क्यों ना हाथ धोना पड़े, चाहे मुझ पर कानूनी कार्रवाई क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हें इस समस्या से निकाल कर ही रहूंगा। क्योंकि दोस्तों, यहां से जितने भी लोग काम करने के लिए जब किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं, विदेश तो इनके जो पासपोर्ट होते हैं वो उसी कंपनी में जमा कर दिए जाते हैं, और उसके बाद जब भी वहां से जॉब क्विट करनी हो, कुछ करनी हो,
तो पूरी लीगल फॉर्मेलिटी करने के बाद ही पासपोर्ट लौट आए जाते हैं, तभी हम हमारे देश आ सकते हैं। और उसी प्रकार से अरविंद कुमार का भी पासपोर्ट, उसकी पत्नी का भी पासपोर्ट जो था कंपनी में रखा हुआ था। वो चाहकर भी देश नहीं आ सकता था, लेकिन यहीं पर उसकी मदद करता है जगन राव। वो कंपनी से, अपने ऑफिस से अरविंद कुमार का और नीलिमा का पासपोर्ट चुराता है और पासपोर्ट चुराने के बाद चुपके से ला करके अरविंद कुमार को दे देता है और कुछ पैसे भी देता है और कहता है जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकल जाओ। और दोस्तों, उसके बाद अरविंद कुमार अपनी पत्नी नीलिमा के साथ वहाँ से भाग करके भारत आ जाता है दोस्तों। और भारत आने के बाद अरविंद कुमार जो होता है वह अपनी सारी आपबीती अपने परिवार वालों को जाकर सुनाता है। परिवार के किसी सदस्य की सलाह पर वह पास के पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, मामला विदेश का था, वो भी दुबई जैसा हाई प्रोफाइल मामला। पहले तो पुलिस उसकी शिकायत लेने को तैयार ही नहीं होती। बड़ी मुश्किल से जब कहीं जाकर उसकी कंप्लेंट दर्ज की जाती है, तब यह मामला धीरे धीरे उच्च अधिकारियों तक पहुंचता है। मामला विदेश मंत्रालय तक पहुंच जाता है दोस्तों। लेकिन हमारे देश का कानून तो तुम जानते ही हो कि हमारे देश में ही अपराधी खुले घूमते रहते हैं, उन्हें ही सजा इतनी जल्दी से नहीं होती। दुबई के शेख का कौन क्या बिगाड़ सकता था, मामला आज भी सिर्फ और सिर्फ थाने और कचहरियां में ही घूम रहा है। दोस्तों, अरविंद कुमार को और नीलिमा को आज तक इंसाफ का सिर्फ और सिर्फ इंतजार ही है, और उनका यह इंतजार शायद इंतजार ही बनकर रह जाएगा। उन्हें इंसाफ मिलने की उम्मीद कतई नहीं है। दोस्तों, अरविंद कुमार अब भारत में ही रह रहा है, अपने गांव में ही रह रहा है, और आज भी जब अरविंद कुमार और नीलिमा उस समय को, उन दिनों को याद करते हैं तो आज भी दर से सहम जाते हैं। दोस्तों, इतने बुरे दिन उन्होंने देखे थे और आज वो भारत देश में आकर के रह रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, न ही किसी गलत कृत्य को बढ़ावा देना है। मेरा मकसद केवल लोगों को जागरूक और शिक्षित करना है, ताकि हम सभी मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें। आपको यह सच्ची कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके जाना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लेना। इस कहानी के बारे में आपका जो भी कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। वीडियो कहाँ से देख रहे थे, कहाँ से देख रहे थे, ये भी बता के जाना दोस्तों। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। सजग रहिए, सावधान रहिए, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।